नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में विजय खंडूजा किस देश में भारतीय राजदूत बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैमरून में। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय ने विजय खंडूजा को कैमरून देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह अभी जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। 9 नवंबर 2020 को विजय को जिम्बाब्वे में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 2014 से 17 में भारतीय दूतावास की ओर से बोस्निया और हर्जेगोविना में भारतीय राजदूत रहे हैं ये। ठीक है, कैमरून है कहाँ पर? तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, यहाँ पर कैमरून है यह। ठीक है, इससे किस किस देश की सीमाएं लगती हैं? तो कैमरून से नाइजीरिया की सीमा लगती है, चाड की सीमा लगती है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कांगो और गेबॉन और इक्वेटोरियल गिनी से। ठीक है, किससे किससे सीमाएं लग रही हैं? नाइजीरिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कांगो, गेबॉन और इक्वेटोरियल गिनी से। ठीक है, नेक्स्ट, यह इनके बारे में कुछ और पॉइंट है वह आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में चर्चा में रहे ड्रोन दीवार से संबंधित कौन से नाटो देश हैं? ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है। नंबर 1 फिनलैंड, 2 नॉर्वे, 3 पोलैंड, 4 इटली, 5 फ्रांस। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इन स्टेटमेंटों में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला है 1 to 4, बी है 1 to 5, सी है 1 to 3, डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 to 3। ठीक है, ये जो है नाटो देश इस ड्रोन दीवार से संबंधित है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ड्रोन दीवार किस वजह से बनाया जा रहा है। तो रूस के खिलाफ स्वयं की रक्षा के लिए 6 नाटो देश एक साथ मिलकर के ड्रोन दीवार बना रहे हैं। इनमें कौन कौन से देश हैं? तो फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, यह 6 देश जो हैं ये सब नाटो के मेंबर हैं और ये जो है रूस से अपनी सुरक्षा के लिए क्या बना रहे हैं? एक ड्रोन दीवार बना रहे हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या होगा? तो इसका मकसद होगा कि रूसी उकसावे और तस्करी के प्रयासों से बचाव में मदद मिलेगा और इसके लिए एक समन्वित प्रणाली पर चर्चा करने के लिए बैठक की गई है। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है और सदस्य देश टोटल कितने हैं? तो 32 सदस्य देश हैं, जिसमें 30 यूरोप के हैं और 2 जो है उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, उसमें कौन कौन है? तो कनाडा और अमेरिका। ठीक है, तो अब उसके बाद से ये देश देख लेते हैं, ये 6 देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इनकी स्थिति देख लेते हैं मैप में। तो यह नॉर्वे है, फिनलैंड है, इस्टोनिया है, लातविया, लिथुआनिया और यह पोलैंड है। ठीक है, तो ये 6 देश जो है मिलकर के ड्रोन दीवार बनाने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, कौन कौन देश? नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। ठीक है, रूस की सीमाएं किससे किससे लग रही हैं? तो इन सभी देशों से लग रही हैं। यहाँ पे यह देखिए, यह नॉर्वे है तो रूस की सीमा यहाँ पर इससे लग रही है। फिनलैंड से तो बहुत लंबी सीमा लगती है, इस्टोनिया से लग रही है, लातविया से लग रही है, लिथुआनिया से। लिथुआनिया से किधर? ये जो रूस का पार्ट है ये छोटा वाला। ठीक है, इससे जो है यह लिथुआनिया और पोलैंड भी लग रहा है और बेलारूस जो है इससे रूस की घनिष्ठता है। ठीक है, तो इसलिए माना जा सकता है बेलारूस और रूस एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और सपोर्टर हैं, तो इसलिए लिथुआनिया को भी इससे थोड़ा सा डर है। ठीक है, तो ये सब देश जो है रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बना रहे हैं। ठीक है, कुछ
और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालयों की सूची देख लेते हैं। तो एशियाई विकास बैंक का कहाँ पर है, तो मांड्यू योंग फिलीपींस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी का सिंगापुर में। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में। बिम्स्टेक का ढाका बांग्लादेश में। एफएओ का खाद्य और कृषि संगठन का तो रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का कहाँ पर है, हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए का वियना ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईयूसीएन का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का ब्रसेल्स बेल्जियम में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है। यह जो है कुछ महत्वपूर्ण संगठन है जिनका कार्यालय कहाँ कहाँ है वह बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हू ने जलवायु परिवर्तन, विस्थापन, गरीबी और असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 4 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर जुटाने के लिए निवेश दौर शुरू कर रहा है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 7 बिलियन डॉलर। ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। हू जलवायु परिवर्तन, विस्थापन, गरीबी और असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 4 वर्षों में 7 बिलियन डॉलर जुटाने के लिए निवेश दौर शुरू कर रहा है। यह पहल सतत वित्त पोषण पर हू कार्य समूह की सिफारिशों का पालन करती है और इसे जनवरी 2024 में मंजूरी दी गई थी। हू के प्रमुख टेड्रोस एधनोम है और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसका 7 अप्रैल 1948 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में स्पेन ने एक समझौते के अंतर्गत इस वर्ष यूक्रेन को कितने बिलियन यूरो की सैन्य सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है 1 बिलियन यूरो। ठीक है। या इसी को डॉलर में अगर कन्वर्ट करें तो 1.08 बिलियन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो स्पेन ने एक समझौते के अंतर्गत इस वर्ष यूक्रेन को 1 बिलियन यूरो या 1.08 बिलियन डॉलर का सैन्य सहायता प्रदान करने का वचन दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कौन है, तो जेलेंस्की है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। स्पेन यूक्रेन को 1 दर्जन अमेरिकी निर्मित पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 19 सेकेंड हैंड जर्मन निर्मित लेपर्ड 2A4 टैंक, साथ ही अन्य स्पेनिश निर्मित हथियार भेजने के लिए प्रतिबद्ध होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत ने भूस्खलन प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन डॉलर का सहायता किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 मिलियन डॉलर का। तो भारत सरकार ने भूस्खलन के मद्देनजर पपुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए 1 मिलियन डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है। पपुआ न्यू गिनी में एक पहाड़ के कुछ हिस्से ढह जाने से 2000 लोगों की मौत हो गई। राजधानी इसकी पोर्ट मोरेस्बी। मुद्रा इसका पपुआ न्यू गिनी कीना। प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे हैं। मैप में अगर देखा जाए तो पपुआ न्यू गिनी यहाँ पे है, यह आसियान देशों के बगल में, और इधर ऑस्ट्रेलिया से ऊपर यहाँ इंडोनेशिया है इससे लगा हुआ। ठीक है। इंडोनेशिया के बगल में और ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है। यह प्रशांत महाद्वीपीय देश है एक तरह से। अगर मैप बड़े मैप में देखें यहाँ पे तो यह देखिए यह ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर है यह पपुआ न्यू गिनी है। यह वाला हिस्सा जो है टोटल पपुआ न्यू गिनी का है यह। ठीक है। यहाँ पे यह इंडोनेशिया से लगता है, इंडोनेशिया
इस द्वीप का आधा भाग इंडोनेशिया का है, ठीक है। और इसी से इधर जो है सोलोमन आइलैंड लगा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किसके बीच ऊर्जा क्षेत्र सहयोग के पुनर्जीवन पर चर्चा हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लीबिया के साथ, ठीक है। तो भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में लीबिया के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री मोहम्मद खलील ईसा से मुलाकात की है। चर्चा में कच्चे तेल के व्यापार को बढ़ाने और लीबिया में अन्वेषण और उत्पादन परियोजनाओं को फिर से शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा का प्री फायर मिशन किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया। एजेंसी का प्री फायर पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन इस बारे में डेटा एकत्र करेगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिका अंतरिक्ष में कितनी ऊष्मा विकिरण करते हैं और यह वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। फ्री फायर मिशन से प्राप्त डेटा शोधकर्ताओं को यह बेहतर ढंग से अनुमान लगाने में सहायता करेगा कि गर्म होते विश्व में पृथ्वी की बर्फ, समुद्र और मौसम कैसे बदलेंगे। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किस भारतीय महिला को एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राधिका सेन के, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली भारतीय महिला शांति सैनिक मेजर राधिका सेन को 2023 के प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्व में भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए मोनुस्को की एंगेजमेंट प्लाटून की कमांडर के रूप में काम किया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में सीईटी और किस आईआईटी को गैर अंतर्वेदी वोल्टता मापक उपकरण का पेटेंट मिला है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम सीईटी और आईआईटी मद्रास को संपर्क रहित वोल्टता मापक उपकरण के लिए पेटेंट मिला है। बॉबी जॉर्ज और पीएस सेनिल द्वारा आविष्कार किया गया यह उपकरण इंसुलेशन को हटाए बिना वोल्टता परिवर्तन को यथार्थ रूप से मापता है। इसे आईओटी उपकरणों और स्मार्ट सिस्टम के साथ एकीकृत किया जा सकता है, जिससे विद्युत उपकरणों और औद्योगिक मशीनरी के रखरखाव में सुधार होता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में जिनेवा में आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अपूर्व चंद्रा को। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को जिनेवा में आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तन, भूख के लिए सतत वित्त पोषण आदि को कवर करने वाले विभिन्न कार्यक्रम संबंधी विषयों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद वसीम को। तो वेस्टइंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज को उनके असाधारण
ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना गया है अप्रैल मंथ के लिए। और यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम को उनके उल्लेखनीय रन स्कोरिंग कारनामों के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल मंथ के लिए चुना गया है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहेत्से पर 2 बार चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सत्यदीप गुप्ता ने। ठीक है, तो भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर 2 बार चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 11 घंटे और 15 मिनट में 2 चोटियों को पार कर इतिहास रच दिया है। ठीक है, यह इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें माउंट लोत्से का जो ऊंचाई है वह 8516 मीटर है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट का कितना है, वह 8849 मीटर अब हो गया है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने किस आईआईटी के साथ सेमीकंडक्टर सेंसिंग टूल को लेकर समझौता किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी बॉम्बे के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने आईआईटी बॉम्बे के साथ सेमीकंडक्टर सेंसिंग टूल को लेकर समझौता किया है। इसके तहत टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे मिलकर देश के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर को निर्माण करेंगे। टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे के बीच यह समझौता राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हिस्सा है। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर मैग्नेटिक फील्ड की इमेज बना सकता है। इससे सेमीकंडक्टर चिप की नॉन इन्वेसिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव मैपिंग संभव हो जाती है। यह सेमीकंडक्टर चिप्स की विफलता को कम करने और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बेहतर बनाने का काम करेगा। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर को विकसित करने में 2 साल का समय लगेगा। इस प्रोजेक्ट पर टीसीएस के विशेषज्ञ इक्वेस्ट और आईआईटी बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कस्तूरी साहा काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। भारत ने हाल ही में स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके संबंध में सही कथन क्या है? ठीक है, तो यह एयर टू ग्राउंड स्वदेशी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो यह तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर यह बी सही है। ठीक है, यह एयर टू ग्राउंड स्वदेशी मिसाइल है, मतलब हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। और इसकी क्षमता जो है 350 किलोमीटर है। यह एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में, ठीक है, स्वदेशी रुद्रम 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारत ने। ठीक है, ओडिशा के तट से सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन से इसे लॉन्च किया गया था। डीआरडीओ ने इसे बनाया था। इसकी क्षमता कितनी है? तो 350 किलोमीटर है। ठीक है, यह जो है मिसाइल नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो जमीन पर बने दुश्मन के सर्विलांस, कम्युनिकेशंस, रडार और कमांड और कंट्रोल सेंटर को नष्ट कर सकती है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में रुद्रम 1 मिसाइल का फाइनल टेस्ट किया गया था। इस मिसाइल की रेंज, रुद्रम 1 की रेंज जो है 150 किलोमीटर थी और आईएनएस जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से लैस थी। ये मिसाइलें लंबी दूरी से दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए बनाई गई थी। रुद्रम 3 जो अभी निर्माणाधीन है, इसकी क्षमता 550 किलोमीटर रेंज होगी। ठीक है, तो यह कुछ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।